सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे मुस्लिम विधि पर। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मुस्लिम विधि और हिंदू विधि। तो अब बात जो है, जो मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह में क्या अंतर है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम विवाह में विवाह जो होता है उसकी क्या शर्तें होती हैं, और हिंदू विवाह जो होता है उसमें क्या शर्तें होती हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह में अंतर बताइए। तो ये टॉपिक पर हम चलते हैं। तो बात करते हैं पहले संस्कारों की। मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह के बीच अंतर संस्कार बनाम संविधा, ठीक है। तो हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार यानी कि पवित्र बंधन माना जाता है, जैसे जो जन्मों जन्मों का क्या है साथ माना जाता है भाई हिंदू विवाह में, किसको, विवाह को भी। लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम विवाह में, मुस्लिम कानून में विवाह एक क्या है, सिविल संविदा है, ठीक है। यह एक समझौता है जो प्रस्ताव और स्वीकृति से शुरू होता है, ठीक है। क्या शादी कबूल है, तो वो बोलते हैं हाँ शादी कबूल है, ठीक है। तो मुस्लिम विवाह में विवाह क्या है, एक सिविल समझौता है भाई, ठीक है, मुस्लिम कानून में। अब मेहर की बात करें तो मुस्लिम विवाह में क्या दिया जाता है, मेहर दिया जाता है। मुस्लिम विवाह में मेहर वह राशि या संपत्ति जो पति पत्नी को देता है, ठीक है, देना अनिवार्य होता है भाई शादी में। इसके बिना विवाह पूरा नहीं होता, किसके बिना, मेहर के बिना। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू विवाह जो है, हिंदू विवाह में ऐसी कोई आर्थिक शर्त या प्रतिफल नहीं होता। विधिक पहचान और गोत्र की बात करते हैं नंबर 3 पे हम। हिंदू विवाह में शादी के बाद महिला का गोत्र पिता के गोत्र से बदलकर पति के गोत्र में चला जाता है, ठीक है। यानी कि हिंदू जो विवाह जो है उसमें महिला का जो है जो गोत्र जो होगा, वो पिता का जो गोत्र है वो क्या है, बदल कर क्या जाएगा, चले, वो पति के गोत्र में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये कैसे जाता है, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, लड़की क्या है, लड़की का जो गोत्र है वो क्या है, लड़की का गोत्र ऐसे मान लो है वालिया, और जो लड़का जो है, लड़के का गोत्र क्या है, लड़के का गोत्र ऐसे मान लो, लड़के का गोत्र क्या है, जैसे इसको बोलते हैं, इसका नाम था पूजा, तो इसको बोलेंगे अभी पूजा वालिया, ठीक है। और जैसे लड़के का गोत्र क्या है, सिंगानिया, ठीक है। तो जब लड़की वालिया है, पूजा वालिया, तो जब ये लड़के के साथ शादी करेगी तो क्या बन जाएगी, पूजा सिंगानिया, ठीक है। मुस्लिम विधि में महिला का अपना अलग कानूनी अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। शादी के बाद भी उसकी पहचान या पारिवारिक स्थिति नहीं बदलती, ठीक है। विवाह विच्छेद की बात करते हैं यानी कि तलाक की बात करते हैं, तो प्राचीन हिंदू विधि में विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन जो है अब जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आने के बाद अब कानूनन तलाक संभव है। पहले तोड़ा नहीं जाता था भाई विवाह को, लेकिन अब तलाक संभव है। मुस्लिम कानून में विवाह की शुरुआत से ही क्या है, यह प्रावधान है कि इसे एक संविदा के रूप में किसी भी समय समाप्त यानी कि तलाक किया जा सकता है। बहुविवाह की बात करें, एक से अधिक पत्नियां में। मुस्लिम कानून के तहत एक पुरुष अधिकतम कितनी पत्नियां रख सकता है, 4 पत्नियां। लेकिन हिंदू विवाह में ये ऐसा नहीं है भाई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद से हिंदुओं में एक से अधिक विवाह करना कानूनी क्या है, जुर्म है। बहुविवाह पर रोक है भाई हिंदू, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हम।
आगे बात है मुस्लिम विवाह और आंग्ल विवाह के बीच अंतर बताइए भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विवाह का स्वरूप यानी कि संविदा दोनों में क्या है? संविदा दोनों ही प्रणालियों में विवाह को एक कानूनी समझौता या संविदा माना गया है। आंग्ल यानी कि अंग्रेजी विवाह और मुस्लिम विवाह दोनों में कॉन्ट्रैक्ट माना गया शादी। बहुविवाह एक से अधिक पत्नियां, तो मुस्लिम विवाह में तो हम 4 रख सकते हैं, लेकिन आंग्ल विधि जो है यह बहुविवाह को पूरी तरह से मानती है भाई। एक व्यक्ति एक समय में एक ही जीवन साथी रख सकता है। ठीक है, बहुविवाह को पूरी तरह से क्या करती है? मना करती है भाई। ये कौन सी? आंग्ल विधि कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जीवन साथी रख सकता है। विवाह विच्छेद की बात करें तो दोनों ही कानूनन तलाक को मानते हैं भाई, लेकिन तरीका अलग है भाई। मुस्लिम कानून में तलाक के मामले में पति को पत्नी की तुलना में अधिक क्या है? अधिकार है भाई, जैसे तलाक की प्रक्रिया प्राप्त। ठीक है, तो दोनों क्या है? कानूनी अधिकार मानते हैं किसको? जो तलाक लेना उसको। लेकिन मुस्लिम प्रक्रिया में जो है, मुस्लिम कानून में जो है वो पति को ज्यादा क्या है? अधिकार है तलाक लेने की। पति आश्रय का सिद्धांत आंग्ल विधि क्या बोलती है? यहां पति आश्रय का सिद्धांत चलता है भाई। इसका मतलब यह है कि विवाह के बाद पत्नी की कानूनी पहचान पति के व्यक्तित्व में मिल जाती है भाई। ठीक है, पत्नी जो है पत्नी अपनी अलग कानूनी पहचान खो देती है भाई इसमें। ठीक है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम विधि में क्या है? यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम कानून में पत्नी का व्यक्तित्व पति के अस्तित्व में मर्ज नहीं होता भाई। वही बात जैसे यहाँ पे समझाया था, तो यहाँ पे क्या है? मुस्लिम में मर्ज नहीं होता, गोत क्या है वो अलग ही बोला जाएगा। शादी के बाद भी महिला अपनी अलग कानूनी पहचान और संपत्ति का अधिकार बरकरार रखती है। कहाँ पे? मुस्लिम विधि में। आंग्ल कानून जहां विवाह के बाद महिला की कानूनी पहचान को पति के साथ जोड़ देता है, वहीं मुस्लिम कानून महिला को एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। एक वैध यानी कि सही मुस्लिम विवाह के लिए कानूनन क्या क्या जरूरी है? ये पूछा जा रहा है कि एक सही जो वैध विवाह होता है, मान्य विवाह होता है, मुस्लिम विवाह, वो कानून में क्या क्या जरूरी होता है। ठीक, वैध विवाह के लिए कानून में क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। मुस्लिम विवाह में किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसे फेरे या अग्नि या किसी विशेष व्यक्ति जैसे काजी या मुल्ला की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। ठीक है भाई, तो कैसे होगा? लेकिन कानून की नजर में विवाह को सही साबित करने के लिए नीचे गई 3 शर्तों को पूरा करना है। कौन कौन सी शर्तें? हाँ ये देखिए, पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति। एक पक्ष क्या रखेगा? प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसकी स्वीकृति करेगा। ठीक है, इस इजाब और कबूल कहते हैं भाई इसे। ठीक है, एक प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसे स्वीकृति। विवाह के लिए एक पक्ष यानी कि आमतौर लड़का अपनी इच्छा प्रकट करता है, यानी कि प्रस्ताव देता है। ठीक है, लड़की ने प्रस्ताव दे दिया, और दूसरा पक्ष यानी कि लड़की उसे स्वीकार करती है कि हाँ मेरे को विवाह कबूल है, कबूल करती है। यह प्रक्रिया दोनों पक्षों को आपसी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये, दोनों पक्षों की शादी के लिए आपसी सहमति होनी चाहिए। एक प्रस्ताव रखेगा, दूसरा स्वीकृति देगा। ठीक है भाई। समक्ष पक्ष, विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति कानूनन क्या हो गई? सक्षम होने चाहिए, समक्ष होने चाहिए। ठीक है, सक्षम होने चाहिए। इसका अर्थ है वो क्या होने चाहिए भाई? बालिग होने चाहिए, नाबालिग नहीं हो। यानी विवाह की कानूनी उम्र पूरी हो चुकी हो गई दोनों। वे वहां मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो गई। वे अपनी मर्जी से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये शर्त होनी चाहिए। बात नंबर 3, वर्जित संबंधों का अभाव भी।
मुस्लिम कानून में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें विवाह करना कानूनन मना है। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों में आप क्या है शादी नहीं कर सकते। तो वर्जित संबंधों का अभाव, ठीक है, वर्जित जो संबंध हो वो नहीं हो। जैसे सगे भाई बहन विवाह नहीं कर सकते, पिता पुत्री विवाह नहीं कर सकते, या कुछ खास करीबी रिश्तेदार वो विवाह नहीं कर सकते वही मुस्लिम के। यदि विवाह ऐसे किसी रिश्ते में होता है जो निषिद्ध है तो वह विवाह क्या होगा, वही मान्य नहीं माना जाएगा। तो अगर रिश्तों में ये जो रिश्ते जो बताए भाई बहन हो या पिता पुत्री हो या कुछ खास रिश्ते हों उनमें अगर विवाह होता तो वो विवाह मान्य नहीं होगा वही मुस्लिम विधि में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो विवाह में क्या क्या होना चाहिए? प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, सक्षम हो पक्ष, कोई भी विकृचित नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बालिग हो, अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हो, वही स्वतंत्र। ठीक है, और ये रिश्ते बताए इनमें से वर्जित नहीं होना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं। हम जानकारी विवाह की वैधानिकता भाई। ठीक है, तो कुछ शर्तों के अभाव में विवाह क्या हो जाता है भाई? शून्य या अनियमित हो जाता है। कौन सी शर्तें हैं भाई? शून्य विवाह भाई, बालित। अगर विवाह बुनियादी नियमों के खिलाफ है, जैसे कि जो रिश्तों पर बैन है, जो रिश्ते बताए गए हैं निषिद्ध रिश्तों में शादी करना, तो वह विवाह क्या होगा भाई? कानून की नजर में कभी हुआ ही नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना। अनियमितता की बात करते हैं। अनियमितता की बात करते हैं। अनियमित फासिद यह तब होता है जब विवाह में कोई छोटी कमी रह गई। ठीक है, यानी कि अनियमित विवाह, जैसे काजी की मौजूदगी न होना या गवाहों का न होना। तो विवाह के लिए गवाहों की आवश्यकता होती, काजी की, जिसे बाद में ठीक किया जा सकता भाई। ठीक है भाई, तो अनियमितताओं के कारण क्या है, जो विवाह जो होता है उसमें कमी है तो वो बाद में ठीक की भी जा सकती है। ऐसा विवाह तब तक सही माना जाता है जब तक कि उस कमी को दूर कर लिया जाए। ठीक है, कमी दूर होगी तो विवाह ऑटोमेटिक सही है। मुस्लिम विवाह में प्रस्ताव और स्वीकृति, इजाब और कबूल कैसे काम करते हैं भैया, ये देखते हैं। एक केस है, मोहम्मद जैनाब बनाम अब्दुल रहमान। तो क्या बात कही थी इस केस में कि प्रस्ताव और स्वीकृति में, प्रस्ताव और स्वीकृति का मतलब बताया था इस केस में मोहम्मद जैनाब बनाम मोहम्मद अब्दुल रहमान के केस में। मुस्लिम कानून के तहत विवाह एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये बताया गया था। इसलिए इसमें ऑफर और क्या दिया जाता भाई, ऐसा। ठीक है, यानी कि स्वीकृति का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी बिजनेस एग्रीमेंट में होता है। ठीक है, इजाब यानी कि प्रस्ताव, एक पक्ष आमतौर पर लड़का या उसका वकील शादी का क्या रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। फिर कबूल, दूसरा पक्ष लड़की या उसका वकील उस प्रस्ताव को उसी समय क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, नियम क्या है इसका, यह सब एक ही बैठक में होनी चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आज प्रस्ताव दिया और हफ्ते भर बाद स्वीकृति दी। तो ये एक समय पे एक ही बैठक में हो। ठीक है, अभी प्रस्ताव होगा और अभी इस पे स्वीकृति मिलेगी। ये नहीं कि आज तो प्रस्ताव रख दिया और 10 दिन बाद ये बोले कि मेरे को स्वीकार है, ये नहीं है भाई। ठीक है, स्वीकृति दी, दोनों का एक दूसरे को सुनना और समझना जरूरी है। यानी कि दोनों सुनेंगे क्या बोला जा रहा है, दोनों समझेंगे। शादी का इरादा अभी इसी वक्त का होना चाहिए, ये नहीं कि बाद में हो। भविष्य में शादी करेंगे ऐसा वादा यहां नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मोहम्मद जैनाब बनाम अब्दुल रहमान का केस क्या था भाई? यह केस इस बात का बहुत जोर देता है, बहुत जोर देता है इस बात पर
कि विवाह की प्रक्रिया में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए भाई। ठीक है। कोर्ट का फैसला क्या था इस मामले? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए कोई एक निश्चित फार्मूला या रटा रटाया वाक्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे साफ पता चले कि दोनों पक्ष उसी पल से पति पत्नी का रिश्ता यानी कि दाम्पत्य संबंध शुरू करना चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं, कोर्ट ने बोला कि प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं है कि कैसे क्या है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दोनों जो है, दोनों पक्ष वो पति पत्नी का रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात के ऊपर जिक्र करते हैं, सुनने की अक्षमता हो गई। प्रस्ताव देने वाले की आवाज स्वीकृति देने वाले को और उसके आसपास मौजूद लोगों को साफ सुनाई देनी होनी चाहिए। पहली बात ये नहीं कि सुनाई नहीं दिया। एक ही बैठक हो गई। पॉइंट नंबर 2, प्रस्ताव और स्वीकृति का पूरा काम एक ही बार में एक ही जगह पर पूरा होना चाहिए। बात नंबर 3, स्पष्ट आशय हो गई दोनों का, बातों में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम बाद में शादी कर लेंगे या भविष्य में देख लेंगे तो वह कानूनी रूप से वैध निकाह नहीं माना जाएगा, कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं माना जाएगा। एजेंट की भूमिका क्या है भैया अब इसमें? अगर पक्षकार खुद मौजूद नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, बेशर्ते वह एक दूसरे के सामने हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, शर्त क्या है कि वो एक दूसरे के सामने। 3 शर्तें बताई गई हैं, वे किसी भी मुस्लिम विवाह यानी कि निकाह को कानूनी रूप से सही बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? उपस्थिति हो। इसका मतलब यह है कि जब प्रस्ताव लड़के की तरफ से दिया जाए तो स्वीकृति यानी लड़की की तरफ से दी जाए। भाई पहली बात तो ये हो गई, उपस्थिति होनी चाहिए वहीं पे। दोनों पक्षों का एक ही जगह पर होना जरूरी है। बात नंबर 1 होगी। क्यों? ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को साफ साफ सुन सकें और यह समझ सकें कि वे किस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अगर वे एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते तो यह विवाह कानून की नजर में अधूरा माना जाएगा। भाई ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह यानी कि निकाह प्रक्रिया एक ही बार में बिना रुके पूरी होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं भाई? मंजलिस यानी कि बैठक कहते हैं भाई। यानी कि एक बार बैठ गए तो वहीं पे स्वीकृति होगी, वहीं पे क्या होगी, वहीं पे प्रस्ताव होगा, वहीं पे स्वीकृति होगी, दोनों के साइन हो जाएंगे, गवाहों के साइन हो जाएंगे। तो एक ही बैठक में क्या होनी चाहिए? मंजलिस प्रक्रिया यानी कि एक ही बैठक में निकाह होना चाहिए। उदाहरण, अगर लड़के ने प्रस्ताव दिया लेकिन लड़के या लड़की ने स्वीकृति देने से पहले ही अपना काम छोड़ दिया, कमरे से बाहर चले गए या किसी और काम में लग गए तो वह बातचीत वहीं खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर वह थोड़ी देर बाद या अगले दिन हाँ बोलते हैं तो उसे पूरी बातचीत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, फिर से वही बैठक करनी पड़ेगी। केस वाली बात जो आपने उदाहरण दिया, तय और व्यय वाला। प्रस्ताव और स्वीकृति एक साथ एक ही बैठक में नहीं हुई, इसलिए वह क्या है? विवाह वैध नहीं माना गया। ठीक है, तो एक ही बैठक में होनी जरूरी है। साक्षी या गवाह, तो गवाह भी होते हैं क्या इस शादी में? मुस्लिम विवाह में शादी के समय गवाहों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सुन्नी और शिया कानून में थोड़ा अंतर है गवाहों के बारे में। अब गवाह में सुन्नी विधि क्या बोलती है? निकाह के समय 2 गवाह होने चाहिए। ये कौन बोलते हैं भाई? सुन्नी बोलते हैं। ठीक है, निकाह के लिए कितने होने चाहिए? 2 गवाह होने चाहिए।
गवाह वेशक स्वस्थ, यानी कि गवाह कैसे हो भाई, स्वस्थ हो भाई, और वेशक हो दिमाग रूप से स्वस्थ हो, और क्या होने चाहिए भाई, मुसलमान होने चाहिए। ये भी पॉइंट है भाई गवाह का। दो गवाह होंगे, लेकिन क्या है, सुन्नी बोल रहे हैं कि क्या हो, स्वस्थ हो, वेशक हो, और क्या है, मुस्लिम होने चाहिए भाई। ये गवाह कम से कम 2 पुरुष होने चाहिए, या 1 पुरुष और 2 महिला होनी चाहिए। तो उदाहरण दे दिया सुन्नियों ने कि या तो 2 पुरुष हो भाई गवाह, या 1 पुरुष और 2 महिला होनी चाहिए। ठीक है, ये सुन्नी बोलते हैं। अगर गवाह नहीं है तो निकाह सुनने नहीं बल्कि अनियमित माना जाएगा, और गवाहों की मौजूदगी में फिर से क्या है, इसको नियमित बना दिया जाएगा। यानी इसे बाद में गवाहों की मौजूदगी में रस्म पूरी करके सही किया जा सकता है। ठीक है, अब सिया विधि गवाहों के बारे में क्या बोलती है। सिया विधि के अनुसार निकाह यानी कि विवाह के समय गवाहों का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो सिया बोलती है कि विवाह के समय गवाहों का होना अनिवार्य नहीं है। अगर गवाह न भी हो तो भी निकाह पूरी तरह से वैध माना जाता है भाई, ये सिया बोलते हैं। शिया कानून में गवाहों की जरूरत तब पड़ती है जब विवाह विच्छेद यानी कि तलाक दिया जाता है शादी के वक्त में। ठीक है, शादी के वक्त में तो सिया विधि बोलती है कि गवाहों की जरूरत नहीं है जब शादी हो रही, गवाहों की जरूरत उस टाइम पे पड़ती है जब विवाह विच्छेद यानी कि तलाक हो रहा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है मुस्लिम विधि में सहमति का नियम क्या है, स्वीकृति या सहमति। मुस्लिम विधि में बिना स्वतंत्रता सहमति के शादी वैध नहीं हो सकती। सहमति का मतलब है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ने अपनी मर्जी से हाँ कहा। ठीक है, सहमति कब वैध मानी जाती है यानी कि कानून मानी जाती है। नंबर 1, दबाव से मुक्त। भाई किसी पर भी दोनों पक्षों पर कोई दबाव नहीं हो तो वो क्या है, सहमति मानी जाती है शादी करने की। सहमति किसी धमकी, डर या धोखे से नहीं ली जानी चाहिए। अगर किसी को जबरदस्ती शादी के लिए राजी किया गया है तो वह कानूनी रूप से क्या है, शादी नहीं है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, कौन दे सकता भाई सहमति, तो वेशक होना चाहिए भाई। वेशक के लिए अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उनकी सहमति ही क्या है, काफी है। ठीक है, तो उनकी क्या है, सहमति ही क्या है, काफी है। दोनों क्या होने चाहिए भाई, मानसिक रूप से स्वस्थ हों। ठीक, और स्वस्थ होंगे तो दोनों सहमति दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, व्यसक हो। ठीक है, तो उनकी सहमति काफी। पिता या कोई और रिश्तेदार उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकता, भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर है नाबालिग। नाबालिग के लिए जो अभी बालिग नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए कानूनी संरक्षक की अनुमति जरूरी है। तो अभी जो नाबालिग जो है उसके लिए क्या है, उनका जो कानूनी संरक्षक जो है उसकी अनुमति जरूरी है भाई। सहमति के प्रकार देखते हैं। अभिव्यक्त भाई, जब आप साफ साफ हाँ या कबूल है बोलते हैं तो क्या आपकी सहमति है, अभिव्यक्त है। विवक्षित, कभी कभी लड़की की चुप्पी, उसका मुस्कुराना या हंसना भी क्या है, सहमति माना जा सकता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। 2 महत्वपूर्ण बिंदु, हनफी विधि और जबरदस्ती एक अपवाद। हनफी विधि क्या बोलती है, ज्यादातर मुस्लिम शाखाओं में अगर जबरदस्ती शादी करवाई जाती है तो वह सुन्नी मानी जाती है, ध्यान रखना। लेकिन हनफी विधि, हनफी कानून में एक अजीब बात है। हनफी कानून क्या बोलता है, वहां माना जाता है कि अगर दबाव में भी शादी हुई है तो भी वह क्या है, वैध है।
ठीक है। तो अनफी विधि क्या बोलती है, अगर दबाव में भी शादी हुई है तो भी क्या हो, वैध है। हालांकि यह बहुत ही विवादास्पद विवाद है, इसमें यह विवादित विषय है। ठीक है। पिता की भूमिका केस था एस मोयुद्दीन बनाम खतीजा बाई। इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर लड़की वेश्यक है, ठीक है, तो पिता अपनी मर्जी से उस पर नहीं थोप सकता भाई। ठीक है, पिता अपनी मर्जी उस पर नहीं थोप सकता अगर लड़की क्या है, वेश्यक है भाई। अगर पिता ने लड़की की मर्जी के बिना शादी की तो वह शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। सहमति का अधिकार लड़की का अपना है भाई। ठीक है, तो क्या है, अगर लड़की वेश्यक है, ठीक है, तो पिता उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। ठीक है, सहमति का अधिकार किसका, लड़की का। ठीक है, आइए आगे चर्चा। मुस्लिम विवाह की कुछ विशेष कानूनी शिष्टियों का जिक्र किया गया है यहाँ पे। यह शिष्टियां बताती हैं कि शादी के समय कुछ गलतियां होने पर कानून उसे कैसे देखता है भाई। संरक्षक भाई, तो अगर गलती हो जाए शादी के वक्त तो कानून उनको कैसे देखेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संरक्षक की भूमिका, अगर कोई व्यक्ति जैसे नाबालिग खुद अपनी शादी का फैसला लेने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है तो उसके विवाह के संरक्षक जैसे पिता या दादा की सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नाबालिग है तो उसकी सहमति नहीं, किसकी सहमति चलेगी, उसके माता पिता या दादाजी की सहमति चलेगी भाई। उनके बिना किया गया विवाह वैध है, वैध नहीं होगा भाई, अमान्य होगा भी, ध्यान रखना। तो संरक्षक की भूमिका देख ली। कपट या धोखा, ठीक है, अगर शादी के लिए सहमति झूठ बोलकर, धोखे से या गलत जानकारी देकर ली गई है तो वो भी शादी मान्य नहीं होगी भाई, क्या है, अमान्य होगी। केस देखते हैं हम, अब्दुल लतीफ बनाम नियाज अहमद का केस है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर शादी धोखे से हुई, इस केस में ये बात कही थी कि अगर शादी धोखे से हुई तो वह तब तक सही नहीं मानी जाएगी जब तक कि धोखे का शिकार हुआ व्यक्ति खुद बाद में उसे अपनी मर्जी से सही न मान ले। ठीक है, एक केस और देखते हैं, अहमद उनिसा बेगम बनाम अकबर शाह। इस केस में क्या कहा था, अगर स्त्री ने शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं कहा तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से वह शादी कानूनी रूप से वैध नहीं होती भाई। कि अगर स्त्री ने हाँ नहीं कहा शादी के लिए तो शारीरिक संबंध बनाने से शादी वैध नहीं होगी, मान्य नहीं होगी, ध्यान रखना भाई। इस केस में ये बात कही थी। परिणाम देखते हैं, यदि शादी धोखे से हुई है तो कोई मेहर भी देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब तक कि बाद में दोनों पक्षों ने शारीरिक संबंध बनाकर उसे स्वीकार न कर लिया हो भाई, तब तक कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, गर्भ छिपाना, कुलसुम बीबी बनाम अब्दुल कादिर का केस था भाई। इसमें क्या छिपाया गया था, गर्भ छिपाया गया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु, अगर शादी के वक्त लड़की ने यह छिपाया कि वह पहले से क्या थी, गर्भवती है, तो सिर्फ इस बात से शादी अवैध नहीं हो जाती। ठीक है, कानून इसे शादी तोड़ने का आधार नहीं मानता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, कानून इसे शादी तोड़ने का भाव आधार नहीं मानता। ठीक है, तो अवैध नहीं हो जाती भाई। सहमति का प्रकार, सशर्त सहमति। ठीक है, क्या होती है, सहमति किसी घटना पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि निकाह में सहमति भविष्य की किसी शर्त के साथ भी जोड़ी जा सकती है। जैसे अगर यह घटना होगी तो ही यह विवाह माना जाएगा। ठीक है, मुस्लिम कानून में ऐसी जो कंडीशनल शर्तों वाली सहमति को स्वीकार किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि ऐसा होगा कि ऐसे मान लो कि अगर कोई किसी के पास 10 किले हैं तो वो मेरी लड़की से शादी करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मानी जाती है भाई मुस्लिम कानून में। आपने बहुत विवाह की अक्षमता और वयस्कता के जो कानूनी नियम बताए हैं उन्हें
देखते हैं। हाँ, ये मुस्लिम विधि में वयस्क होने के नियम क्या है भाई, अलग वे है भाई। विवाह के लिए उम्र क्या है भाई, ध्यान रखना भाई। मुस्लिम विधि में, मुस्लिम कानून के अनुसार सामान्य रूप से विवाह करने के लिए व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी है, और व्यक्ति की वयस्कता की उम्र अगर कोई अन्य सबूत न हो तो कानूनन 15 साल की उम्र को क्या मानता है भाई, वयस्क मानता है। ध्यान रखना, 15 साल की। अभिभावक का रोल क्या है भाई इसमें, अगर लड़का या लड़की 15 साल से कम उम्र के हैं तो उनके अभिभावक, माता पिता या गार्जियन उनकी शादी करवा सकते हैं भाई। ध्यान रखना, उनकी सहमति जरूरी है। 7 साल की सीमा, अगर बच्चा 7 साल से कम है तो उसका विवाह किसी भी हाल में शून्य माना जाएगा भाई। ध्यान रखना भाई, मान्य माना जाएगा। अगर बच्चा 7 साल से 15 साल के बीच है तो केवल अभिभावक की रजामंदी से ही क्या है, शादी हो सकती है भाई। ध्यान रखना। पागलपन की स्थिति, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका विवाह भी सिर्फ उसका अभिभावक ही करवा सकता है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कंडीशन बताई, उम्र बताई शादी की। आइए आगे चर्चा करते हैं। संप्रदाय के अनुसार अंतर भाई, हनफी एवं शिया संप्रदाय क्या बोलते हैं। हनफी और शिया संप्रदाय सामान्य दोनों में 15 साल की उम्र पूरी होने पर वयस्क मान लिया जाता है भाई। ध्यान रखना। शिया लड़कियों के लिए विशेष नियम है। शिया कानून में लड़की की वयस्कता उसके मानसिक धर्म शुरू होने से जुड़ी है भाई, ये ध्यान रखना भाई। शिया में मानसिक धर्म शुरू होने से उनकी वयस्कता जुड़ी है भाई। ठीक है, कोर्ट ने सादिक अली खां बनाम जय किशोरी के केस में यह माना था कि शिया लड़की के मामले में वयस्कता 9 साल की उम्र में भी मानी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मानसिक धर्म शुरू होने से बताई गई। ठीक है, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 क्या बोलता है, यह एक बहुत जरूरी बात है जिसे आपको नोट करना चाहिए। सामान्य कानून में भारत में 18 साल की उम्र को बालिग माना जाता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ, विवाह, मेहर और तलाक के मामले में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के नियमों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता भाई। ध्यान रखना भाई, तो इसमें 1875 का नियम नहीं चलता मुस्लिम में, यानी विवाह के लिए मुस्लिम कानून के अपने नियम ही लागू होंगे भाई, ये भी ध्यान रखना। 18 वाला कोई चक्कर नहीं होगा। सामान्य कानून के लिए कानून के 18 साल वाला नियम यहाँ बाध्यकारी नहीं है भाई, ध्यान रखना। यौवन अवस्था का मतलब, मुस्लिम कानून के अनुसार बिलुंग का मतलब है वह शारीरिक अवस्था। ठीक है, बिलुंग यानी कि यौवन अवस्था का मतलब है वह शारीरिक अवस्था जब लड़का पिता बनने और लड़की मां बनने की शारीरिक अक्षमता प्राप्त कर लेती है, तो वो क्या है, यौवन अवस्था बोली जाती है, बिलुंग अवस्था बोली जाती है, बिलुंग अवस्था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का असर क्या है मुस्लिम कानून पे। भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल की वयस्कता माना गया है, लेकिन भारत में बाल विवाह प्रतिषेध कानून भी लागू है। नियम क्या है, लड़की के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़के की 18 साल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात अब आएगी, अगर कोई व्यक्ति इस उम्र से पहले शादी करता है तो कानून उसे सजा तो दे सकता है, लेकिन वह शादी क्या होनी चाहिए भाई, शून्य नहीं होती भाई, ये ध्यान रखना भाई। शादी शून्य नहीं मानी जाती हो, लेकिन कानून उसे सजा दे सकता है, यानी शादी कानूनन बनी रहती है, बस शादी करवाने वाले या करने वाले लोग दंड के भागीदार होते हैं भाई, ध्यान रखना भाई। ये जो अधिनियम है इसके तहत वयस्कता का विकल्प भाई, खयार उल बुलुग भाई। ठीक है, वयस्कता का विकल्प भाई, यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर किसी लड़की की शादी उसके बचपन में यानी कि अभिभावक द्वारा कर दी गई थी, तो जब वह बड़ी यानी कि यौवन अवस्था होती है तो उसे यह अधिकार मिलता है कि वह उस शादी को स्वीकार करे या तोड़ दे हुई। ठीक है, तो अगर माता पिता ने कर दी थी बचपन में तो उस शादी को वो तोड़ भी सकती है वयस्क होते ही, और क्या है, रख भी सकती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वयस्कता का विकल्प। ठीक है, मुल्ला के अनुसार इसके नियम क्या है, किसके, वयस्कता के विकल्प के।
स्त्री के लिए वह यानी कि लड़की के लिए जैसे ही लड़की यौवन अवस्था प्राप्त करती है उसे तुरंत यह फैसला लेना होगा कि वह शादी को जारी रखना चाहती है या नहीं। भाई ध्यान रखना, अगर उसे शादी के बारे में पहले से ही पता था तो जैसे ही उसे पता चले उसे तुरंत अपना अधिकार यानी कि शादी तोड़ने का इस्तेमाल करना होगा या बनाए रखे। यदि उसने देर कर दी या खामोश रही तो यह अधिकार खत्म हो जाएगा और शादी पक्की मान ली जाएगी। भाई ये भी ध्यान रखना। ये क्या बोल रहे हैं, मुल्ला साहब बोल रहे हैं, डीएफ मुल्ला, किसके बारे में, स्त्री के बारे में। अब पुरुष के क्या अधिकार है भाई, लड़के के लिए यह अधिकार तब तक रहता है जब तक वह अपनी मर्जी से शादी को पक्का न कर दे। ठीक है, शादी पक्का कैसे होती भाई, अगर लड़का शारीरिक संबंध बना ले या मेहर का भुगतान कर दे तो माना जाएगा कि उसके शादी को स्वीकार कर लिया, उसने शादी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया लड़के ने। अब यह इसे बाद में नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, या तो मेहर दे दे लड़की को या शारीरिक संबंध बना लिया हो तो क्या है, उनकी शादी पक्की मानी जाएगी, लड़के की तरफ से शादी पक्की मानी जाएगी। मुस्लिम कानून यानी कि वयस्कता को आधार मानता है, लेकिन भारतीय कानून 1929 का एक्ट शादी की उम्र 18 और 21 तक करता है। अगर बचपन में शादी हुई है तो बड़े होने पर लड़का और लड़की के पास शादी को हाँ या ना कहने का क्या है, मौका होता है। लड़की को यह फैसला तुरंत लेना होता है, जबकि लड़का तब तक फैसला ले सकता है जब तक वह शारीरिक संबंध या मेहर देकर शादी को खुद कन्फर्म न कर दे। भाई ठीक है, तो ये जो था मुस्लिम विधि में हमने शादी के बारे में आज और कुछ बातें की, और आशा है आपको सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।